नमस्कार मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू एंजाइटी का आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना और समझना। एंजाइटी जब होती है तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके चेस्ट में एक भारीपन या एक खिंचाव जैसा अनुभव होता है और एक बेचैनी जैसी महसूस होती है। तो ये क्यों होता है? एंजाइटी की वजह से। मित्रों, जब भी एंजाइटी आपको होती है, इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। पहले जानते हैं कारण के बारे में और बाद में जानेंगे कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कारण आप बहुत अच्छे से समझना। इसका जो कारण होता है चेस्ट में खिंचाव का या फिर बेचैनी का, ये कारण है नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से। नेगेटिव कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग क्या होती है? दो तरह की होती है, पॉजिटिव कंडीशनिंग एंड नेगेटिव कंडीशनिंग। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर किसी बच्चे को हम ट्रेंड कर रहे हैं रियल लाइफ के लिए, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे कोई चॉकलेट या कोई टॉफ़ी दे देते हैं, तो उसे रिवार्ड फील होता है। तो वो उस काम को बार बार करना चाहेगा। उसको लगता है कि आई एम गेटिंग रिवार्ड आफ्टर दिस वर्क, तो मुझे ये काम बार बार करना चाहिए। और वो बार बार उस काम को रिपीट करता है तो उसको अच्छा फील होता है। ये कहलाता है पॉजिटिव कंडीशनिंग। हम उसको वर्ड्स के माध्यम से प्रेज करें, चॉकलेट दे सकते हैं, उसकी कोई फेवरेट खिलौना दे सकते हैं। तो ये ह्यूमन ब्रेन को कोई पॉजिटिव कॉज के लिए रिवार्ड देके कंडीशनिंग करके बार बार वो एक्ट करवाने के लिए तैयार किया जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कंडीशनिंग। दूसरा जो फिनोमेना होता है वो है नेगेटिव कंडीशनिंग। नेगेटिव कंडीशनिंग में हम कोई एक्ट को अगर नहीं करवाना चाहते किसी छोटे बच्चे से, तो हम उसे मना करते हैं कि ये काम मत करो। अगर फिर भी वो बच्चा वो काम करता है तो हम उसे रिवार्ड की जगह कोई पनिशमेंट देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा काम कर रहा है जो हम नहीं चाहते वो करे, तो हम उसे रिवार्ड की जगह पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट में हम क्या देते हैं? या तो हम उसे ज़ोर से डांटते हैं उसको, या फिर कोई स्टिक से थोड़ा सा मार दिया, या फिर उसको थोड़ा सा चांटा लगा दिया। एक फिजिकल पेन या फिर कोई जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल पेन, वो हम उसे देते हैं। इसमें जैसे ही पनिशमेंट मिलता है तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पनिशमेंट की वजह से ये कंडीशनिंग कर देता है कि इस पनिशमेंट को हमें दोबारा नहीं लेना। ये पेन जो है, मेंटल पेन या फिजिकल पेन, ये दोबारा नहीं लेना, इसलिए हमें ये एक्ट नहीं करना। तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव कंडीशनिंग कहलाता है। मित्रों, लाइफ में नेगेटिव कंडीशनिंग पॉजिटिव कंडीशनिंग दोनों ज़रूरी है। नेगेटिव कंडीशनिंग के कुछ जो प्रारूप हैं, कभी कभी अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो उस वजह से हमें कुछ एंजाइटी के एबनॉर्मल सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं इसको और अच्छे से आप समझना। जैसे ही हमारी कोई नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको ये बोला कि शमशान भूमि में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। और आपको नहीं जाने के लिए भूत प्रेत का एक रेफरेंस दिया गया। भूत प्रेत की जो इमेज बनाई गई आपके माइंड में, वो ऐसे बनाई गई होगी कि वो आपको खा जाएंगे या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अब जैसे ही मान लो आप कोई शमशान भूमि में जाते हो, भूत प्रेत है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपकी जो नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी है कि भूत प्रेत यहाँ पे हो सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सारा सीक्वेंस आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। और सोचते ही आपको एक डर का, फियर का एक्सपीरियंस आपकी बॉडी के अंदर होता है। ये जो डर और फियर नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से, पनिशमेंट से बचने के लिए, किसी पेन से बचने के लिए, जान मान के नुकसान से बचने के लिए जो अराइज हुआ है, ये फियर,
ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत अराइज हुआ है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब क्या? हमारे अंदर जो बेचैनी आती है, हमारे अंदर जो डर का भाव आता है, वो हमें शमशान भूमि से बाहर निकल के कहीं दूर ले जाना चाहता है। क्योंकि सबकॉन्शियसली हमने एक ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग बना रखी है कि यहाँ पे कोई भूत आएगा और हमें खा जाएगा। तो हमें बेचैनी होती है, बेचैनी घबराहट होती है, उससे हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्ट करवाता है हमसे और वहाँ से हमें मूव करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो ये बेचैनी का जो एक्सपीरियंस आया, हालांकि भूत तो नहीं होते, पर फिर भी हमारी जो नेगेटिव कंडीशनिंग है उसने हमारे अंदर एक बेचैनी का, डर का भाव जगा दिया। और ये बेचैनी और डर का भाव जरूरी इसलिए है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि लाइफ में, ये तो देखो एक फॉल्स फियर था, जैसे शमशान भूमि का फियर हो गया, ऐसे लाइफ के बहुत सारे ऐसे फियर होते हैं जो फॉल्स होते हैं, रियल फियर नहीं होते। रियल फियर क्या है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट होने का जो फियर है वो एक रियल फियर है। अब ऐसे केस में हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमारे अंदर एक फियर का जो हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन स्टिमुलेट हुआ, और वो हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए, एक्सीडेंट के पेन से बचाने के लिए हमारे अंदर एक बेचैनी या डर का जो भाव रखता है, जिससे हम उस प्रेजेंट मोमेंट में बने रहते हैं और गाड़ी को सही तरह से चलाते हैं। तो ये क्या है? रियल फियर को आइडेंटिफाई करते हुए हमें अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना। लेकिन कभी कभी जो फॉल्स फियर होते हैं, फॉल्स फियर या वर्चुअल फियर हैं, जैसे ये शमशान भूमि वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा और भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप मान लीजिए इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन आप चार पांच ऐसे लोगों के समूह में आ गए हो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और अब आपको लगता है कि क्योंकि चार पांच लोग बोल रहे हैं तो आपको भी उनके साथ बोलना चाहिए। लॉजिकली तो यही है, लेकिन आप इंट्रोवर्ट और शाई नेचर के हो, आपको लगता है बोलने से कोई गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ से कोई पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट से बचने के लिए आप बोलना नहीं चाहोगे, लेकिन दूसरी साइड आपको बोलने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति आती है, इसमें आपका एक अनियंत्रण का भाव आपके बॉडी में क्रिएट होता है। ये जो अनियंत्रण का भाव है, जो नॉन अनकंट्रोलेबल इमोशंस जो अराइज होते हैं कोई ऐसी सिचुएशन में, ये आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा करते हैं। आपको घबराहट, हाथ पैर फूलना, सांस का फूलना, सांस का भारी आना, चेस्ट में वजन आना, भार आना। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किसी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ही आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई शेर भागता, तो आपका सांस तेज फूलने का क्या मतलब है? कि आपको उस शेर से बचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट कैसे होगा? जब आप तेज़ी से अंदर बाहर ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई बॉडी को मिलेगी, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो एनर्जी का सप्लाई बॉडी में बढ़ेगा, और वो एनर्जी आपको उस शेर से बचाने के लिए मदद करेगी, भागने के लिए। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म क्या है? डिफेंसिव मैकेनिज्म है। हाथ पैर का फूलना, या फिर चेस्ट में जो भारीपन आता है, भारीपन आता है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक वॉरियर के इमोशन में आते हैं, देखिए हमारे जितने भी पास हिस्ट्री रही है, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, वो युद्ध लड़ते रहे, और युद्ध में लड़ते समय अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एकदम कड़क रहना होता है, एकदम स्टिफ रहना होता है। हमारी मसल्स को हम स्टिफ करते हुए ही लड़ते हैं। ऐसे जो रिलैक्स स्टेट में हम वॉरियर नहीं थे, हमारे जितने भी पूर्वज लड़े थे। आज वार का सिनेरियो नहीं है, लेकिन ये जो डिफेंस करने के लिए जो बॉडी की मसल्स को स्टिफ करने वाला मैकेनिज्म है, हमारे पूर्वज कितने ही मिलियंस ऑफ ईयर्स से, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ और अब अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक बहुत बड़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स की एक पास हिस्ट्री है कि जब भी थ्रेट हो जान का, तो हमें स्टिफ होके, या फिर कोई डर हो हमें नुकसान पहुंचने वाला हो, तो हम हमारी मसल्स को स्टिफ करके फाइट करते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट, ये जो एक कंडीशनिंग है वो कई सालों से हमारी जेनेटिकल कंडीशनिंग हो रखी है। तो ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल फॉल्स फियर वाली सिचुएशन में हम जब जाते हैं, जब उसका पार्ट बनते हैं, तो हमारी बॉडी के
मसल्स के अंदर एक ऑटोमेटिकली स्टिफनेस क्रिएट होता है। हालांकि ये जो सिचुएशन है वो फॉल्स है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग कुछ वैसी हो रखी है कि जो उसको रियल थ्रेट की तरह परसीव करती है, और उस रियल थ्रेट की कंडीशनिंग के परसीवेंस की वजह से हमारे बॉडी की मसल्स में स्टिफनेस, खिंचाव, जकड़न, शिवरिंगनेस ये आती है। शिवरिंग, हाथ पैर कंपन क्यों करते होंगे? इसका भी हमारी जेनेटिकल पास्ट हिस्ट्री से लिंक्ड है, क्योंकि उस समय हमें एक्ट करना, बॉडी को पूरी तरह से डायनामिकली यूज करना है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हमारे पास हिस्ट्री में हम, चाहे अगर हम युद्ध भूमि में थे, हमारे जो पूर्वज थे, वहाँ से कोई कंडीशनिंग होते हुए जेनेटिकली हमारे बॉडी का पार्ट बनी, या फिर जब मैमल से भी पहले दूसरी स्पीसीज के जो जीन्स हमारे अंदर आए हैं, दूसरी स्पीसीज के अंदर की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी वो भी जेनेटिकली हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक ट्रांसफ़र हुई है। तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जैसे ही ये थॉट काम करना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, वर्क करना शुरू करती है, और ये जितने भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं वो हमें परसीव होते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये सारे जो स्टार्ट हुए हैं एबनॉर्मल सिम्टम्स, ये एक फॉल्स सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुए हैं, जो एक रियल थ्रेट नहीं है, एक फॉल्स थ्रेट के परसेप्शन की वजह से हमारे अंदर अराइज हुए हैं। तो अब इन इन एक्ट्स का हम यूज़ कहाँ करें? हमारे सामने कोई योद्धा लड़ने के लिए नहीं है, हमारे सामने कोई रियल सिचुएशन नहीं है जिसमें हम इस एबनॉर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो डिसहार्मोनी क्रिएट होती है कि चाबी तो बन गई है लेकिन कोई ताला नहीं है, या फिर ऊर्जा तो आ गई है पर खर्च करने का कोई जगह नहीं है। तो ये जो डिसहार्मोनी है, हमारा बॉडी पुनः हमें क्या मैसेज देता है कि नो नो, देयर इज़ नो रियल थ्रेट आउटसाइड। तो इस एनर्जी को वापस कंट्रोल करो, इस एनर्जी का कोई यूज़ नहीं है, तो इस एनर्जी को मत बनाओ, इस एनर्जी को खर्च मत करो, इस एबनॉर्मलिटी को इंड्यूस मत कराओ। और जैसे ही हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये सांस नहीं फूलना चाहिए, ये जो चेस्ट में खिंचाव आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये जो ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं, रैपिड थॉट्स, देखो यहाँ पे ओवर थिंकिंग का सिचुएशन भी क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज ब्रेन वॉन्ट्स टू थिंक विद ए डायनेमिक स्पीड। ब्रेन यहाँ पे तेजी से सोचना शुरू करता है, और वो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, हमें किसी थ्रेट से बचाने के लिए, क्योंकि ब्रेन का भी एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। पर अब बाहर कोई रियल थ्रेट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वापस मैसेज देते हैं कि कूल डाउन, कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर बॉडी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रूट कॉज था, रूट जो लेवल पे हमारा जो परसीवेंस खराब हो रखा है, जो परसेप्शन एक खराब हो रखा है, परसेप्शन में कुछ गड़बड़ हो रखी है, वो तो उसी को मानेगी। ये इस मैसेज को, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का जो रियल मैसेज है, जो हम देख के उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको मानता नहीं है। तो आप देखिए, इस तरफ से तो ऑटोमेटिक एबनॉर्मल सिम्टम्स कुछ क्रिएट हो रहे हैं, और इस तरफ से हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो एक जो द्वंद्व वाली स्थिति है, एक जो बेचैनी वाली स्थिति, वो पैदा होती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमें एक स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर एक दूसरा द्वंद्व व्यवहार हमारे अंदर देखने को मिलता है। वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हम उस द्वंद्व व्यवहार को किसी के सामने देख रखना नहीं चाहते। हमारे अंदर एक हार्मोनी जो होती है, एक जो खुशी का जो इमोशन होता है, खुशी की जो फीलिंग होती है, वो उस समय नहीं आ पाती। और यही एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और सारी चीज़ें ये यहीं पे से ही शुरू होती है। बॉडी क्योंकि सिंक्रो में नहीं है अपने रूट बिलीफ, फिर उसके साथ उसकी कंडीशनिंग, फिर उसके साथ एक्ट करना, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग परसिवियंस बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, एक सिंक्रो बनाए रखना। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है क्यों होता है। अब आती है बात, इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या ये क्योर हो सकती है? मित्रों, यहाँ पर दवाई के माध्यम से इसको टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है। कुछ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन्स होती है, जिनको जब आप सेवन करते हो, एक तो
सिडक्शन जैसा एक्सपीरियंस आपको होता है, आपके थॉट को स्लो डाउन करते हैं, आपका बिलीफ के प्रति जो थॉट है उसमें एक जैसे ही स्लोनेस आती है, वो धीरे होता है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होती है और आपके अंदर की जो एबनॉर्मलिटी है ये कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। लेकिन अगर हमें इसका परमानेंट क्योर चाहिए, परमानेंट अगर इसको ट्रीट करना है, तो हमें 3 स्तर पे काम करना होता है। ये 3 स्तर की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको मैं नाम देता हूँ YMB। YMB देखो क्या है, इसको ध्यान से समझना इस सॉल्यूशन को। Y मतलब योगा, M मतलब मेडिटेशन और B मतलब ब्रह्म का ध्यान। हमें ब्रह्म की ओर हमारा ध्यान बनाए रखना होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स को जब हम ठीक करेंगे, तो हम ये जो भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और जो बॉडी के जो एबनॉर्मल सिम्टम्स ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले योगा। योगा में हम हमारी बॉडी को स्ट्रेच आउट करते हैं, बॉडी को कई सारे आसन में लेके जाते हैं। कुछ ऐसी मसल्स की स्ट्रेचिंग भी होती है जो आज तक हमने यूज़ नहीं की, उन मसल्स को भी स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं। तो योगा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारी बॉडी की मसल्स की स्ट्रेचिंग प्लस जो बॉडी के मसल्स के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक रीप्रोग्रामिंग होती है योगा के माध्यम से हमारी बॉडी की मसल्स की और उसके अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड की। तो यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशनिंग की वजह से जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो एबनॉर्मलिटी आती है, तो पहले हम यहाँ पे मसल्स पे काम करते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग पे। तो उसके लिए हमें कुछ योगा आसन्स का प्रैक्टिस करना होता है। सेकंड, मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम हमारे थॉट्स को रिलैक्स करते हैं, थॉट की इंटेंसिटी को कम करते हैं। जैसे ही थॉट्स की इंटेंसिटी कूल डाउन होती है, रिलैक्स होती है, बाय यूजिंग सम गाइडेड मेडिटेशन एंड ब्रेथ एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, जैसे ही थॉट की इंटेंसिटी कम होती है, हमारे बॉडी पे कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है। नियंत्रण जैसे ही आता है तो हम हमारी बॉडी को दिशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे घोड़े की सवारी कर रहे हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, उछलता कूदता रहेगा। लेकिन जैसे ही घोड़े का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाए, तो आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन का नियंत्रण प्राप्त करते हैं बाय रिड्यूसिंग थॉट इंटेंसिटी एंड रिलैक्सिंग आवर ब्रेन। और उसके लिए गाइडेड मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रेथ एक्सरसाइज वगैरह रहती है। तो ये हो गया मेडिटेशन वाला पार्ट। तीसरा जो पार्ट है, ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म का ध्यान क्या है? इसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसे पूरा क्योर करने की ज़रूरत है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के साथ इतना अटैच्ड है कि उन एक्टिविटीज़ को, इन सभी को रियल मान बैठता है। और रियल मान बैठता है तो जो एक्चुअल में वर्चुअल प्रॉब्लम है वो भी हमें रियल लगने लगती है और उससे हमारे बॉडी में रियल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, रूट बिलीफ सिस्टम, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब रूट बिलीफ सिस्टम पे काम करने का प्रिंसिपल आप बहुत ही बेसिक है, उसे समझना, फिर भ्रम का क्या तात्पर्य आप समझ जाएंगे। जैसे किसी छोटे बच्चे को चोट लगती है, तो उस चोट के दर्द से ध्यान हटाने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, देखो देखो हाथी आ गया, देखो देखो ये खिलौना ले लो, देखो देखो वहाँ पे छिपक लिया। जैसे ही उसका ध्यान हटता है तो उसको उसके दर्द से रिलीफ मिल जाता है, या फिर उसकी पीड़ा जो होती है, दर्द तो है पर उस दर्द का जो पीड़ा का अनुभव जो हमारा मस्तिष्क झेल रहा है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी पीड़ाएं ये चल रही है, जो भी मुश्किलात हालात हमें मिल रहे हैं, कोई भी परिस्थितियां हमें मिल रही है, उनसे हमें ध्यान हटा के हमारा ध्यान एक ऐसे सुप्रीम कॉन्शियस की ओर ले जाना है जो परमानेंट हो, जो हमेशा के लिए हो। और वो क्या है? ब्रह्म का ध्यान। तो ब्रह्म का ध्यान ये एक फिलॉसफिकल लेवल पे कंडीशनिंग है, जो आप, जो भी आपका मेंटर है, जो ब्रह्म के ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं, जो ब्रह्मांड के जो अस्तित्व
से के विचार जो हैं, ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े हुए जो फिलॉसफी है, जो आध्यात्मिकता है, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो आप डेली लाइफ में भी लाइफ को ऐसे जीते हैं कि आपको रोज़मर्रा की होने वाली घटनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो ध्यान है वो हमेशा ब्रह्म में ही लीन में रहता है, और उसी से ही आपके अंदर एक सतत आनंद का प्रवाह बना रहता है। आपको रोज़मर्रा की जीवन की कुछ जो रिवार्ड और जो पनिशमेंट है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती कि कुछ अच्छा किया तो रिवार्ड मिला, खुशी हुई, कुछ खराब हो गया तो पनिशमेंट मिलेगा, उस डर से बेचैनी हुई। ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है जब हम ब्रह्म की ओर ध्यान ले जाके। और वो कैसे संभव है? वो गाइडेड मेडिटेशन प्लस पर्सनल इंटरेक्शन विद ए राइट मेंटर। तो इस तरह से योगा, मेडिटेशन और ब्रह्म का पूर्ण रूप से जब ध्यान में चले जाते हो और ब्रह्म में आप हमेशा के लिए ध्यान में लीन हो जाते हो, तो उसे कहते हैं ब्रह्म का प्राप्ति होना, मोक्ष का प्राप्ति होना। मोक्ष या ब्रह्म का प्राप्ति होना किसी चमत्कारिक शक्ति का, रोशनी का आपके अंदर प्राप्त होना नहीं है। वो यही है कि आप अपने रोज़मर्रा के जो जीवन के सैडनेस है, हैप्पीनेस है, उसको आपने, उस इमोशन को आपने ओवरकम कर लिया और आप कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए हैप्पी रहने लग गए हो। एक आपने एक ऐसा आनंद का स्रोत प्राप्त कर लिया है, आपने एक ऐसी फिलॉसफी, ऐसा बिलीफ सिस्टम प्राप्त कर लिया है जिससे आप हमेशा खुश रहते हो। तो इन 3 स्तर पे जब हम हमारा काम करेंगे तो कोई भी मानसिक समस्या हो, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों स्तर पे कार्य करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेडिटेशन कोर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय